अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पेशरफ के हवाले से जिसे अगर खित्ते की हालिया तारीख का सबसे बड़ा सफारती ब्रेक थ्रू कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा हरगिज़ भी। हम बात करें अमरीका और ईरान के दरमियान एक बरसों पुरानी कशीदगी की, पाबंदियों की, धमकियों की और तसादुम की। अब इन सब के बाद अमन मुआहिदे का ऐलान सामने आ गया है और सबसे अहम बात यह है इस पूरे अमल में कि पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर नुमायां होकर सामने आया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को जिनीवा में होगी, जबकि इस तकरीब की मेजबानी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही करेगा। और ये सिर्फ एक तकरीब नहीं होगी, बल्कि ये पाकिस्तान की सिफारती अहमियत और आलमी एतमाद का एक वाज़े इजहार भी समझा जा रहा है। वजीर आजम कहते हैं कि ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान कोई मामूली सा अमन मुआहिदा नहीं है, बल्कि ये अमन की, मुकालमे की और सफारतकारी की एक फतह का ऐलान है। पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त में किरदार अदा किया था जब मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा था और पूरी दुनिया को ये खदशा था, ये खतरा था कि सूरत हाल अब मजीद यहाँ से बिगड़ भी सकती है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने इस बार सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए किरदार अदा किया है। उनके बयान ने इस तासुर को मजीद मजबूत किया है कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर इस आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशें की हैं जिसको पूरी दुनिया सराहती है। इस मुआहिदे में लेबनान समेत मुख्तलिफ महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान भी शामिल है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों की बहाली समेत तेल की तरसील के दोबारा आगाज पर भी बातचीत की जा रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तमाम इक़दामात अमली शक्ल इख्तियार कर जाते हैं तो न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान वाकई इस बार आलमी सफारतकारी के मरकज में आ रहा है? क्या ये कामयाबी पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी वक़ार में इजाफा भी करेगी? और क्या 19 जून की ये तकरीब दुनिया के लिए एक नए दौर के आगाज का पैगाम साबित होगी? और क्या पाकिस्तान इन कामयाबियों के नतीजे में कुछ मुआशी कामयाबियां भी हासिल कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान यही चाहता है? इन सारे सवालात पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं शो में। सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ, चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहबा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साबिक सफीर हैं हसन हबीब साहब ज्वाइन कर चुके हैं शो में, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन हबीब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। हसन साहब, आपसे सवाल है कि अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, वैसे तो ये बहुत हौसला अफजा बात है और सब लोग इसको बहुत पॉजिटिवली ब्रेक कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, और हमने इससे पहले जितने भी दौर किए मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें हुई, इस अमन मुआहिदे को लेकर जितनी भी बातें हुई, पाकिस्तान का रोल किस तरह से सबसे पहले तो कंसिडरेट होगा इस पूरे एपिसोड के अंदर, इस पूरे इवेंट के अंदर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह 19 तारीख के हवाले से अभी क्या खबरें हैं आपके पास, क्या आप एनालिसिस कर रहे हैं सिचुएशन का? पहले तो बहुत शुक्रिया। दूसरे कि देखिए, पाकिस्तान ने बहुत स्मार्टली और एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में अपने लिए स्पेस पैदा की। जी। अमेरिका से उसके ताल्लुकात, ईरान हमारा नेबर है और हमारे उनसे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तो इन दोनों को लेके पाकिस्तान ने डे वन से, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब से एफर्ट शुरू की कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह कराई जाए। यहाँ से तो हमने अपना आगाज किया और इसमें आपने देखा होगा बेतहाशा दौड़ भाग की। कभी अमेरिका की तरफ जाते थे, उनको मनाते थे, कभी ईरान। एक हफ्ते में 3-3 दफा हमारे लीडरान जो हैं वो गए, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, मोहसिन नकवी साहब थे, सारदार साहब थे, साथ वो चाइना भी, ईरान से सीधे चाइना है। तो हमने इस दफा बहुत क्राफ्टली अपने दोस्तों को अपने साथ रखा। उसमें तुर्की है, कतर है, सऊदी अरब है, ओमान है, इजिप्ट है। आप सबको देंगे, हमने कोशिश की कि सब मिलके इस प्रोसेस को आगे चलाएं। बहुत मुश्किलात पेश आई। इजराइल ने आखिर वक्त तक कोशिश की कि किसी तरह से जो है वो ये मुआहिदा नहीं हो, क्योंकि नेतन्याहू साहब तो सिर्फ वायलेंस पे बिलीव करते हैं। उनका कोई आइडिया नहीं है कि वो पड़ोसियों के साथ मिल के रहें। कभी वो नए बफर जोन बनाने निकलते हैं, कभी गोलान हाइट पे कब्जा करते हैं, कभी इराक में 2 एयरबेसेस बना रहे हैं छुप के। तो नेतन्याहू साहब को पड़ोसियों के साथ
सुलह से रहने की आदत नहीं है, ना ही वो ठीक होंगे। रह गए ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बुरी तरह उसमें फंस गए थे। जी गालिबन इजराइल ने उनको यकीन दिलाया था कि ये 2-3 दिन की जंग है और ईरान घुटने टेक देगा, हम उनका न्यूक्लियर हटा लेंगे, उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे। ये देखिए सिर्फ रिसोर्सेज पे कब्जे की बात, अगर ईरान कोलैप्स कर जाता तो फिर आप देखते कि चाइना के रिसोर्सेज कहाँ जाते, बिल्कुल सिर्फ रूस रह जाता और रूस को भी ये तंग करते इसके बाद यूक्रेन के थ्रू। तो ये दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई है। हमारा खित्ता जो है वो बड़ा टारगेटेड था और हम लोगों को तो एक स्टेज पे डर ये लग रहा था कि कहीं तीसरी आलमी जंग हो जाए, कहीं गलती से रूस और चीन भी न कूद पड़े जंग में, जी और उसके बाद बाकी रीजनल कंट्रीज भी। ऑलरेडी 10-12 मुल्क इन्वॉल्व हो चुके थे। बिल्कुल तो ये देखते हुए पाकिस्तान की एफर्ट्स और टाइमली एफर्ट्स ने इसको बिल्कुल दूसरी तरफ पहुंचा दिया, अमन की तरफ, जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है सिवाय 2 मुल्कों को। आपको पता है वो कौन से मुल्क है। ईयू भी हमारी तारीफ कर रही है, दुनिया के सब मुल्क हमारी तारीफ कर रहे हैं। और अब वक्त आ गया है जब ऑयल सप्लाई और जो सप्लाई चेन मैनेज होगी, उसके बाद आप देखेंगे इस रीजन में एक खुशहाली की लहर आएगी। इंशाल्लाह खास तौर पर जब ईरान के ऑयल मार्केट में आएगा, सैंक्शंस उठेंगे, तो आप देखेंगे ईरान से जो तरक्की की लहर निकलेगी उससे हम और सारे पड़ोसी ममालिक को बहुत फायदा। इंशाल्लाह। अब आपने जो तस्वीर खींची है, जो मंजरकशी की है, वो तो बड़ी पॉजिटिव है और बहुत अच्छी भी लग रही है। अब्दुल्ला साहब, आप भी बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर के बारे में सोचते हैं जिस तरह से हसन हबीब साहब ने ज़ाहिर है अपने एक तजुर्बे से पूरी ये बात की है कि अगर चीज़ें इस नहज पर पहुंच गई हैं कि अब हम एक सॉर्ट करने जा रहे हैं मैटर को, एक अमन मुआहिदा इवेंचुअली होने जा रहा है, तो उसके बाद वाकई ही क्या पाकिस्तान को भी उसके कुछ समरात मिलेंगे? ठीक है, रिस्पेक्ट है, रिकग्नाइजेशन है, अप्रिसिएशन है, ये सब चीज़ें तो हमारे क्रेडिट पर आ गई। अब हमें ना सर कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अब हमें कोई प्रैक्टिकलिटी चाहिए। अब पाकिस्तान को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज़ तो इकोनॉमी है हमारी। ठीक है, डिफेंस में अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी नोज कि हम कहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इकोनॉमी में हम जरूर लैग कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, अब क्या वे आउट है? आपको क्या लगता है कि इस अमन मुआहिदे के बाद क्या होगा हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में चंद चीजें बड़ी अहम हैं जिनको गौर करना है। पहली बात यह है कि इस्लामाबाद ने सारा किरदार अदा किया जी जिसको उर्दू में कहते हैं दुख सहे बेफाख्ता और कब्र अंडे खाएं। जब मामला आया शेरा सजाने का, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से फिर बातें जनीवा तक पहुंच गईं। ना जनीवा में जो है वो कौन बैठा हुआ है, जनीवा का किरदार क्या था, कहाँ था, किस तरह से था। जब तहजीब से मिटाने की धमकी दी जा रही थी तो जनीवा किधर था? फिर इसी तरीके से जब अमेरिका ने हमला किया, जनीवा कहाँ था? बिल्कुल हुर्मुज बंद हुई, जनीवा कहाँ था? जब लबनान के ऊपर हमले जारी थे, जनीवा कहाँ था? जब बरसते गोलों के अंदर फील्ड मार्शल और वजीर दाखिला ईरान के दौरे कर रहे थे, जनीवा कहाँ था? अमेरिका को रोकने में जनीवा कहाँ था? जब सीज फायर हुआ तो जनीवा कहाँ था? जब मज़ाकरात की टेबल इस्लामाबाद में 47 साल बाद सजती है, जनीवा कहाँ था? ये जनीवा है क्या? इनकी हैसियत क्या है? ये किधर से आया है? ये किसकी साजिश है? इस्लामाबाद के अंदर ये एक महफिल सजने वाली थी, उसको निकाल के ले गए हैं पाकिस्तान से उठा के जनीवा के अंदर। यहूदी लॉबी और भारतीय लॉबी, इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है कि दोनों ये लॉबियां जो हैं ये नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा किरदार आए। ठीक है कि दुनिया को तो पता है कि क्या है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें मैं 2 ममालिक से मायूस भी हूँ। एक ईरान है जिसका मैं हमेशा से बहुत ज्यादा, आपको पता है, आपके साथ ही मैं उनको एक मॉरल हमेशा उनको प्रोटेक्ट करता रहा, उनका सपोर्टर रहा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ईरान ने जिस तरीके से हमास पे, लबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, हुर्मुज के ऊपर जब स्टैंड लिया, तो पाकिस्तान के अंदर मज़ाकरात कराने में स्टैंड क्यों नहीं लिया? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2 के ये मैं बतौर पाकिस्तानी भी पूछ रहा हूँ। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जो मुस्तकिल पाकिस्तान की तारीफें करते थक नहीं रहे थे, लीडरशिप की भी, आज वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या ये रेप देता था? वो बताते कि जी नहीं, पाकिस्तान आऊंगा, पाकिस्तान के अंदर ये मज़ाकरात होने चाहिए, उनका हक है। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। जो मुल्क एफर्ट करे
और आप एक ऐसी जगह ले जाएं जहां जिसका कोई ताल्लुक ना वास्ता, ना वो 3 में थे ना वो 13 में थे, ना वो तीतर थे ना बटेर थे। आप जनीवा में जाके बात कर रहे हैं। एनी हाउ, ये तो चले हो गया। दूसरे लफ्जों में बहुत अच्छा मुआहदा है। पाकिस्तान ने अपनी कोई सताइश के लिए नहीं किया, इंसानियत की बुनियाद पे किया। इससे दुनिया की मईशत के अंदर इस्तेहकाम आएगा। तीसरी आलमी जंग जो है वो रुकेगी। इसी तरीके से हुरमुज खुलेगा। खित्ते के अंदर जो गल्फ ममालिक हैं उनके अंदर सुकून आएगा। बहुत अच्छी बात है। ये एक न्यूट्रल आदमी के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं एक पाकिस्तानी बनकर बात कर रहा था। लेकिन अभी इसके ऊपर आ जाते हैं कि ये सारा कुछ जो है, क्या ये एक मुस्तकबिल में सब हरा है? तो हमें पता है कि हम वी आर मास्टर्स ऑफ कन्वर्टिंग क्राइसिस, अपॉर्चुनिटी इनटू क्राइसिस। हम जो एक माजी के अंदर आप देख लें कितनी चीजें, अभी जनीवा एकॉर्ड की ही बात कर लें तो हसन साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे से बेहतर जानते हैं। जनीवा एकॉर्ड एक जमाना था जब सोवियत यूनियन जा रहा था। आप तो उस टाइम पे जो है वो मेरे ख्याल में पैदा भी शायद नहीं हुई होंगी। तो जनीवा एकॉर्ड जब हुआ था तो उस टाइम पे बड़ा जोर था पाकिस्तान का। जैन नूरानी साहब थे, जो मैंने पढ़ा, जैन नूरानी साहब जो है वो भागे 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 कि जी जनीवा एकॉर्ड करना है। अमेरिका भी कहता था जनीवा एकॉर्ड, लेकिन जनीवा एकॉर्ड आज तारीख के कूड़ेदान में भी आपको कहीं नहीं मिलता। उसकी कोई हैसियत नहीं थी। तब भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया था और मामला जनीवा की गोद में लाके बिठाया गया था। अब जो सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान के ऑयल की जिस तरह से अभी बात की गई, देखिए ऑयल का ये मसला है कि जब ड्यूरिंग द वॉर उनके ऊपर, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस लिफ्ट की गई कि आप अपना ऑयल बेच लें। बिल्कुल ठीक। रशिया को कहा गया कि आप अपना ऑयल बेच लें। इंडिया भागा। उन्होंने दोनों के साथ मुआहदात किए और आज वो सस्ता तेल और वाफिर मिकदार में तेल खरीद रहे हैं। और साथ ही साथ 5 मिलियन बैरल का रिलायंस कंपनी जो भारत की थी, उन्होंने मुआहदा किया इंडिया के साथ। पाकिस्तान के हाथ आपने रोके थे शाइस्ता साहिबा या मैंने रोके थे? क्यों पाकिस्तान की कयादत उस टाइम पे कहां सो रही थी? क्यों नहीं मुआहदा किया? हमें किसी हुरमुज की जरूरत नहीं थी। हमारा 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। हम वहां से बाय रोड ला सकते थे। सी पैक के बेहतरीन रूट्स मौजूद हैं। बॉर्डर मंडियों का हम क्यों नहीं लाए? ये अच्छा सवाल है सर। इसको मैं हसन साहब की तरफ भी लेके जाना चाहूंगी, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डिफेंस एनालिस्ट। उनको भी विद ड्यू रिस्पेक्ट हम वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जिनीवा में होने जा रहे हैं वो सारे का सारा मामला जो एक्सपेक्टेड था इस्लामाबाद में होना। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने बीइंग वेरी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी अपना एक छोटा सा एहतजाज प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया है कि अच्छी बात है हम होने जा रहे हैं, लेकिन हमारा हक था, हमने एफर्ट्स की थी, दिन रात भागदौड़ की थी हमने, और अगर दुनिया को हमने एक इतनी बड़ी चीज से बचाया है और हम टुवर्ड्स पीस एग्रीमेंट लेकर आए हैं, सो हमें यहीं पर होना चाहिए था, ये जिनीवा में नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको भी ऐसा ही लगता है कि इसको पाकिस्तान का इसके ऊपर फर्स्ट राइट था, पाकिस्तान में होना चाहिए था, या फिर आप इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं? सर, अब्दुल्ला गुल हमारे भाई हैं एंड ही इज वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, एंड ही इज राइट। इसमें क्या शक है? आपको पता ही है कि जब से सीज फायर हुआ, सीज फायर एक्सटेंड हुआ और वॉर टर्मिनेशन की एफर्ट हुई और ये सारे जो पीस एफर्ट्स होती रही हैं, उसमें बेसिकली इट हैज बीन पाकिस्तान दी सोल एंड ओनली, यानी वाहिद वो मुल्क था जो मीडिएट कर रहा था। हेल्प तो और मुल्क भी कर रहे थे और सपोर्ट थी पीस की, चाइना की, रशिया की, मिडल ईस्ट, सऊदीया की, बहुत से मुल्कों की सपोर्ट थी, तुर्की की, इजिप्ट की। लेकिन जो मुल्क कर रहा इस सारे अरेंजमेंट को, पीस अकॉर्ड को बनाने में, वो उसका नाम पाकिस्तान था और है। और सेकेंडली, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो भी तो इस्लामाबाद में ही हुई थी ना, सरीरा के अंदर जो पहली मीटिंग हुई थी इस सिलसिले में, तो लॉजिकली तो यहाँ ही होना चाहिए था। अब ये बाद में चीज निकलेगी, उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं कि क्यों नहीं हुई पाकिस्तान में। होना तो पाकिस्तान में चाहिए था, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट है इसके अलावा, मतलब कि वेन्यू के अलावा, वो मेरा ये पॉइंट है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीस अकॉर्ड कराना, इतनी बड़ी जंग का जो फैल सकती थी और बहुत खतरनाक हो गई थी, और खतरनाक सारी दुनिया के लिए, इट अफेक्टेड द होल वर्ल्ड। तो इसमें से एट द एंड ऑफ द डे जब ये पीस अकॉर्ड हो जाता है, यानी अग्रीमेंट साइन हो जाता है, बाकी दुनिया को तो सबको बड़ी खुशी है, हमें भी। और आपकी तारीफ, यानी पाकिस्तान की तारीफ भी बहुत की गई है, फील्ड मार्शल की, प्राइम मिनिस्टर की, फॉरेन मिनिस्टर की, तो एवरीबडी, द होल टीम
यू कैन से टीम पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान ही शामिल था वन वे और दी अदर इसमें, कम अज कम दुआ के लिहाज से तो आम आदमी भी शामिल था अमन की। क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू गेट एट द एंड ऑफ द डे, पाकिस्तान को क्या मिलेगा? दैट वाज माय कोर क्वेश्चन एक्चुअली। यस, अच्छा, ये मैं तो शुरू से ये तो अभी है, मैं तो काफी अरसे से ये कह रहा हूँ। आज एक जगह सेमिनार था, वहां भी मैं यही बात कर रहा था कि देखिए पाकिस्तान में वी हैव टू थिंक नेशनलिस्ट एंड वी हैव टू थिंक पाकिस्तान, पाकिस्तान अबव ऑल। मेरे लिए ये माहिदा बहुत अच्छी चीज, और मैं बाय द वे जब ये जंग शुरू हुई, आई एम जियो पॉलिटिशियन ऑल्सो, डिफेंस एनालिस्ट के अलावा, तो सबसे पहले दिन ही मैंने कहा था इसको जंग को खत्म कराएं। दुनिया के लिए खराब है, पाकिस्तान के लिए जंग खराब है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन, अब सबको पता ही है वजूहात के। मगर ये है कि इसमें से पाकिस्तान शुड बेनिफिट, एंड पाकिस्तान का मतलब है कि रियासत भी, हुकूमत भी, बट मोस्ट ऑफ ऑल द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो अवाम है उसको इसका डायरेक्ट फायदा होना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, और उसके बहुत से तरीके हैं वो डिस्कस हो सकती हैं। सो राइट, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब इस पर बात करने के लिए। अभी डॉक्टर राशिद नकवी साहब ईरान से बराह रास्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डूइंग सर? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं, हसन हबीब साहब वो मौजूद हैं। वी आर डिस्कसिंग कि अभी ये जो पूरा एग्रीमेंट होने जा रहा है पीस प्रोसेस का, ये जिनीवा में होने जा रहा है, राइट? सो व्हाट वुड बी द रूट मैप, इसके लिए किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? और अभी जो 14 नकात को डिस्कस किया जा रहा है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन 14 नकात के ऊपर ईरान ने बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस किया है क्या, या उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी हैं और फर्दर उसके ऊपर अभी डिस्कशन होना बाकी है? राशिद साहब, डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है सर? अब प्रॉब्ली उनको आवाज नहीं आ रही है। मैं हसन हबीब साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगी। जी सर। जी अब आवाज आई है। जी अब आवाज आई। अच्छा, मेरा सवाल आपने सुन लिया था सर? जी नहीं, मैं नहीं सुन अच्छा, मेरा सवाल जो है वो मैं उसको शॉर्ट कर देती हूँ सो दैट आपको आवाज अच्छे से आए। हम उन 14 नकात की बात कर रहे थे जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट होने जा रहा है प्रैक्टिकली। तो क्या उन 14 नकात के ऊपर ईरान ने एग्री कर दिया है, या अभी कुछ मजीद इसके ऊपर बातचीत होनी है, इसके ऊपर अभी मजीद मुशावरत होनी है, या ये लॉक हो चुका है, सील हो चुका है? देखें, ये आपके जो पैनल में अहबाब तशरीफ फरमाए बड़े सारे माहिरीन हैं और दुनिया की सियासत पे इनकी बड़ी गहरी नजर है। देखें, एमओयू जब होता है तो उस पर आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई मुआहदे की सूरत है और ये बस इसके अंदर ये अब सील हो गया है। एमओयू तो होता ही इसलिए है कि वो एक रोड मैप होता है कि आप उसको लेके आगे चलते हैं। उसके अंदर जो भी निकात हैं उस पर भी डिस्कशंस होंगी, और इसीलिए उन्होंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया। मजमूई तौर पे उसके मौज़ूआत को यहाँ पे पब्लिक में पेश किया गया है। मतलब पब्लिक की तरफ से दबाव भी है इस वक्त कि उनको फौरी तौर पे पेश किया जाए, क्योंकि पब्लिक बहरहाल इस पे उसके अपने एक सेंटिमेंट्स हैं। वो नहीं चाहते कि एक मामूली सा भी कोई ऐसा उसके अंदर कोई खामी रह जाए। तो नहीं, अभी तक उसको नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पे सीज हो गया। और वैसे भी ये वो बुनियादी तौर पे 60 दिन तो एक दूसरे पे एतमाद की बहाली का सिलसिला है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि अमेरिका पे और बिलखसूस ट्रंप पे ईरानियों का कुछ ज्यादा एतमाद नहीं है। 2 दफा मुज़ाकरात के दौरान इनको जारियत का निशाना बनाया गया है। तो इस वक्त अवाम के अंदर भी कोई इतनी उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसे कहते हैं वो नहीं है। वो अब भी इस खदशे का शिकार हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बिलखसूस जो हरकतें इस वक्त नेतन्याहू कर रहे हैं इस एमओयू को डैमेज करने के लिए, स्पॉइलर का जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी बड़ा नुमाया होकर सामने आ रहा है। और आज भी ईरान के अंदर ईरान का जो मीडिया था तो उसमें बड़े वाज़े तौर पे लुबनान को ही प्रायोरिटी दी गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि जब तक लुबनान का मसला हल नहीं होगा तो कौम इजाजत नहीं देगी। यानी यहाँ पे इस हद तक, अब मैं लफ्ज शायद थ्रेट सख्त है, लेकिन इससे मिलता जुलता जो जज्बा है वो यहाँ की ईरानी अवाम में मौजूद है। गुज़श्ता रात भी आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि बिल्कुल हमले की तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। यहाँ पे रेड अलर्ट था और हाई अलर्ट के इसमें टाइम भी अनाउंस कर दिया गया था कि इतने मिनट के बाद होने वाला है। लेकिन उसके बाद एक ट्विटर जो है वो रोशन हुआ, एक ट्वीट इधर से कोई उधर, कोई राब्ते और ये हुए, तो मसला रुक गया। और गुज़श्ता रात से ईरान की आवाम के हाथों में ईरानी परचम के बजाय इस वक्त हिजबुल्लाह के परचम नजर आ रहे हैं, और ये इंडिकेटर है कि
ایرانی عوام اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور یہی وجہ ہے کہ جو مذاکرات کار ہیں ان پہ بھی بڑا سخت دباؤ ہے اس وقت کہ وہ اگر اس مسئلے میں کوئی سستی کوتاہی کرتے ہیں تو قوم تو نہیں معاف کرے گی. یہاں کی قوم تو 110 دنوں سے میدان میں ہے، اور وہ کوئی اہم مسائل پہ انقلاب کے جو بنیادی ایشوز ہیں اور بالخصوص حزب اللہ سے ان کا جو تعلق ہے اس بنیاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ ان نکات کے اندر چونکہ لبنان کا بار بار ذکر آ رہا ہے، خود پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی دوبارہ ذکر کیا ہے لبنان سیز فائر کا، اور بلکہ یہ جو جملہ یہاں پہ چل رہا ہے کہ تمام محاذوں پہ جنگ بندی ہوگی، تو اس روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ معاملات آگے چلیں گے، اللہ یہ کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے یا کوئی جو نیتنیاہو ہوئے کوئی ایسی حرکت کر جائے کہ جس کے بعد جو ہے وہ پھر مل بیٹھنا مشکل ہو جائے. ٹھیک. اور سیکنڈلی ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، عبداللہ حمید صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر جس طرح سے پہلے بھی جنیوا اکارڈ جس میں پاکستان پہلے بھی موجود تھا اس کو لے کر ہم بات کر رہے تھے، چل رہے تھے، کہ پھر اس پر عمل درآمد، امپلیمنٹیشن اور پورا پروسیس اس کو کون مانیٹر کرے گا، کون اس کو دیکھے گا، واچ ڈاگ کا کردار کون ادا کرے گا، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا سر. اس کو ایرانی عوام کس طرح سے دیکھتی ہے؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ٹرمپ کے اوپر کوئی خاص قسم کا اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کہتا ہے اور کچھ اور الگ ہی کرتا ہے. تو اس پورے معاملے کو میک شور کرنے کے لیے ایز اے گارنٹیئر کون ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے اس وقت جو ایم او یو، اسی لیے تو ایم او یو کیا گیا ہے، اس پہ جو ہے وہ معاہدے کی طرف کوئی اس میں اشارہ نہیں ملتا. اور اس میں کل جو وزارت خارجہ کی بریفنگ تھی، اس سے پہلے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جو لائیو ٹی وی پہ بریفنگ دی، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں کی اہم شخصیات کو بلا کے ایک اور بریفنگ دی کہ جو لائیو تو نہیں تھی لیکن بہرحال اس کو میڈیا میں آئی ہیں چیزیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ایک اس شک پہ لے کے چلیں گے، جتنا ہمیں اس پہ تعاون ملے گا آگے چلیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 60 دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ریڈ لائنز ہیں ان کو کوئی عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو ہمارے مطالبات ہیں یا جو اعتماد کی بحالی کے لیے جو بنیادی نکات ہیں، اگر اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ 60 دن کے بعد ختم بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ اس کا اندیا بھی دیا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ 60 دن کے بعد ہر صورت میں اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا، بلکہ انہوں نے کہا کہ 60 سے ممکن ہے بعض چیزوں کی وجہ سے 90 ڈیز بھی چلا جائے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بہرحال گارنٹر تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن شرائط کے عنوان سے ایران نے جو اپنا موقف رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کھل کے کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری شرائط پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور ہمارا کانفیڈنس جو ہے ڈیمیج ہو رہا ہے تو ہم واپسی کا سفر اختیار کریں. بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی، فیئر انف، اگر ایرانی عوام اس طرح سے لے کر چلنا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے بھی ٹرمپ یہ سب چیزیں کر چکے ہیں. اب میرا کویشچن اسپیسیفکلی یہی ہے کہ ٹھیک ہے اپیرنٹلی تو آپ ان 14 نکات کے اوپر بات کریں گے، ایک لمبی ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن چلے گی، جیسے یہاں اسلام آباد میں بھی ہوا تھا، اسلام آباد ٹاکس کے دوران. آپ کیا دیکھتے ہیں ایز اے ڈپلومیٹ کہ کس طرح سے اس پروسیس کو لے کر جایا جاتا ہے، اور کیا واقعی جتنا بھی یہ پروسیس ہوتا ہے ایم او یو سائن کرنے کا اور اس کے بعد اس کو وقت دینے کا، جس طرح سے 60 سے 90 روز کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ہاؤ اٹ ٹیکس پلیس؟ دیکھیے پہلے تو میں ذرا سا عبداللہ صاحب سے اختلاف کروں گا. سائننگ کہیں بھی ہو، جنیوا میں ہو، کہیں بھی ہو، دیکھیے جنیوا ایکارڈ جو سائن ہوا تھا اس کے ریزلٹ میں پہلے جنیوا ایکارڈ کی بات ہے، نورانی صاحب والا جو تھا، اس کے بعد رشین فورسز افغانستان سے چلی گئی اور بالکل پیسفلی گئی. تو اس ایکارڈ میں ویسے خرابی نہیں تھی، افغانستان میں خرابی آئی بعد میں جب پاور شیئرنگ کا مسئلہ آیا. اچھا، جہاں تک موجودہ ایگریمنٹ ہے اسلام آباد میں سائن نہیں ہوا، اس پہ ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ایک آنےسٹ میڈیٹر کا رول ادا کیا ہے اور بغیر کسی غرض کے کیا. ایک دفعہ تو امریکی آنے ہی والے تھے، نہیں آئے. پروبیبلی جنیوا میں کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنیوا از مچ مور اوپن اینڈ ایکسیسیبل پلیس. اس میں نان مسلم یا جوز وغیرہ بہت فریکوینٹلی آئیں گے. تو میں خیال میں امریکہ کو یہ لگا ہوگا کہ یورپ کا کچھ انوالومنٹ ہونا چاہیے، اور یورپ کا ایک رول آئے گا بعد میں کہیں ریکنسٹرکشن میں کہاں. تو اس لیے پروبیبلی انہوں نے اس کو وہاں کیا کہ وہاں یورپین زیادہ آئیں، زیادہ کوریج ہو. تو یہ میری اپنی وہ ہے.
जहां तक MOU का सवाल है, देखिए 2 बड़े मुल्कों में, बल्कि 3 के बीच में एक इजराइल तो इनडायरेक्ट सिग्नेटरी है ना, जी 3 बड़े मुल्कों के बीच में अगर एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, चाहे वो MOU हो, चाहे फॉर्मल एग्रीमेंट हो या कन्वेंशन हो, जो भी हो, उसकी एक हद तक सैंक्टिटी होती है। और जिनीवा में जाने में ये भी है कि उसको आप इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। वहाँ मुझे लगता है कि अमेरिका खुद भी चाहेगा कि UN और IAEA को एक रोल दे, जो अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप खुद डिनाई कर रहे थे। तो ये देखते हुए मुझे लगता ही है कि जिनीवा का सिलेक्शन यूं था। और डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि 90 दिन में हो जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि अगर न्यूक्लियर के मसाइल इतनी भी तेजी से किए जाएं तो 6 महीने से 1 साल लग सकता है। आप याद करें, जो पिछला ओबामा के दौर में ईरान वाला JCPOA एग्रीमेंट था, उस पर कितना टाइम लगा था? 18 महीने या 22 महीने लगे थे। विंडी शर्मन की पूरी किताब है जिसने प्रोसेस को वो किया था। उसमें अब्बास राफ्ती साहब भी वन ऑफ दी नेगोशिएटर थे। तो पाकिस्तान को इसमें क्या मिलना है? एक तो ये कि वी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पीस मेकर, नंबर 1। नंबर 2, खित्ते में अमन के बाद खुशहाली आनी है। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके बेनिफिशियरी होंगे। इससे ज्यादा हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हमने दुनिया को एक बड़ी जंग के दहाने से पुल बैक किया है। ये हमारा बहुत बड़ा कारनामा है और इसमें हम जितना भी फख्र करें और अल्लाह का शुक्र करें वो कम है। तो सर, बाकी छोटी चीजों में परेशान। तो सर, जो एग्रीमेंट की बात की, जो साइन करने की बात की, रशिया की, इंडिया की, ईरान के साथ तेल के मामले के ऊपर अब्दुल्ला साहब ने, पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? उसके अंदर हमारे पास क्या बैरियर था, क्या रुकावट थी? हमने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई बैरियर था। ऑयल वाली आप बात कर रहे हैं? जी, ऑयल की बात। ऑयल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम रशियन क्रूड को रिफाइन नहीं कर सकते, वो बहुत हैवी है। पिछली दफा भी जो 2 जहाज आए थे, अगर आप याद करें, तो वो हमें दुबई भेजने पड़े थे, वहां से रिफाइन होके वापस आए, तो वो हमें उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी रिफाइनरी में वो कैपेसिटी नहीं है कि हम रशियन क्रूड को हैंडल कर सकें। हम ईरानियन क्रूड को हैंडल कर लेते हैं जो बहुत लाइट है, और बाकी गल्फ के क्रूड जो है वो हमारे लिए आसान है। तो हमें रशियन क्रूड जो है वो टेक्निकली सूट नहीं करता। और लास्ट टाइम भी अंदरूने खाना खबर ये है कि जो प्रोसेसिंग थी वो किसी इंडियन कंपनी ने की थी, क्योंकि दे हैड दी कैपेसिटी। वो रशियन क्रूड खरीदते बेचते रहते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं। तो रशियन क्रूड हमें ज्यादा सूट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो हसन साहब की गुफ्तगू के ऊपर, और जिस तरह से मैंने डॉक्टर साहब से सवालात पूछे कि जिस तरह से MOU साइन होगा, और जिनीवा के हवाले से तो आप अपना पूरे का पूरा स्टैंस दे ही चुके हैं सर। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है बहुत सारी चीज़ों की, पहली बात यह है कि हमें मुस्तकबिल में अपने आप को प्लेस करना है किस तरफ। हमें ये पता है कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा चाइना और अमेरिका के दरमियान में भी मीडिएशन कराई थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? बात तो यह है कि क्या पाकिस्तान के कर्जे माफ़ हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान की कामयाबियों के ऊपर तो बिल्कुल मान रहा हूँ कि पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, लेकिन हम मेरे ख्याल में ना अमेरिका के स्पोक्समैन हैं ना किसी और के। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचा होगा, क्या नहीं सोचा होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप जाने, ये उसका काम जाने कि वो किसको, उसको यूरोप तब क्यों नहीं नजर आया था जब पाकिस्तान यहाँ बरसते हुए गोलों के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा था। तो फिर उस टाइम पे भी ये देखिए ना, अमेरिकन जो हैं आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और आपको फेंक दिया करते हैं। क्या ये रियलिटी नहीं है? क्या ये रियलिटी नहीं है कि अमेरिका ने अभी 18% ट्रेड टैरिफ इंडिया के ऊपर आयद और पाकिस्तान पे 19% किया हुआ है? क्या ये रियलिटी नहीं है कि अमेरिका ने तीसरी दफा 10 साल दिफाई डील इंडिया के साथ तय कर ली है? क्या ये हकीकत नहीं है कि अभी तक अमेरिका ने एक भी
उनको बाकायदा जिसको कहते हैं कि ऑफिशियली सरजनिश करना या उनके दफ्तर खारजा में बुला के उनको ये कहना कि जनाब पाकिस्तान का पानी रोकना आपने बाकायदा एक सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, तो ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या अमेरिका ने $7.1 बिलियन का असला अफगानिस्तान से निकाल लिया है? क्या ये बात हम जो है वो भूल जाएं? और फिर अमेरिका एक ढलता सूरज है और मशरिक जो है वो अब दुनिया मशरिक की तरफ देख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो भी अचीव किया है अपने बलबूते पे किया है। डोंट फॉरगेट शाइस्ता साहिबा कि जब 2 दिन पाकिस्तान के ऊपर भारतीय अटैक होते रहे, 2025 की जंग की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो लड़ते रहते हैं, हमें इसका क्या। फिर जब पाकिस्तान ने उनकी पिटाई लगाई तो उस टाइम पे फौरन फिर अमेरिका एक्टिव हो गया। और मैं नहीं कहता, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम ये लिखते हैं कि अमेरिका रेस्क्यूड इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, ये उनका लिखा हुआ मौजूद है। फिर जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा बड़े कैजुअली कि मैं ये जंग रुकवा सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं रुकवा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। वाह भाई वाह। तो ये मतलब सिर्फ देखे ना, ये सिर्फ लेने वाला इन्होंने रास्ता खोला हुआ है। दुनिया के 34% ज़खायर ये खा रहे हैं, दुनिया के 4% अवाम है टोटल। ये वेनेजुएला के ऊपर हमला करना, दुनिया में कौन सा वादा इन्होंने वफा किया है? ये कौन से इन्होंने जो है असूल दिखाए हैं? कौन से इन्होंने जो है वो पाकिस्तान का, जब इन्होंने चाहा प्रेसलर तरमीम ला के इन्होंने आपका बंद कर दिया, आपका पैसे दिए हुए F-16 आपके उन्होंने रोक लिए कि जी हमारा तो अब प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई है। शिमिंगटन तरमीम आई, उससे पहले पाकिस्तान का सत्यानाश किया। इन्होंने हमेशा आपको, और 9/11 के बाद जो हालात रहे और उसके बाद जब 2021 के इनखला के बाद अमेरिका का अफगानिस्तान से, इन्होंने तो पाकिस्तान को पूछना बंद कर दिया। उल्टा अफगानिस्तान को $18 बिलियन इन्होंने सिगार रिपोर्ट के मुताबिक दिए और $160 मिलियन US आज भी वो महाना अदा कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि एक मुल्क जिसके अंदर 24 दहशतगर्द तंजीमें यूनाइटेड नेशन और रशिया की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद हों और वो ये कह रही हों कि अफगान तालिबान हुकूमत उनको नर्चर कर रही है, तो फिर भी उनको हुकूमत को पैसा देना ये कौन सा तरीका है? ये है वो बात जिसको मैं समझ रहा हूं कि अब अपॉर्चुनिटी की बात करें। देखिए पाकिस्तान का जो ट्रेड है, अभी गैस पाइपलाइन को देख लें, ओवर अ डेकेड ये गैस पाइपलाइन जो है वो प्रोजेक्ट, इसके ऊपर काम नहीं हुआ। $18 बिलियन उन्होंने पेनल्टी डाली हुई है आपके ऊपर। आपने गैस नहीं ली उनसे, फ्यूल आपको वहां सस्ता देते हैं, आपने नहीं लिया। आपका जो बिजली है वो ₹4 यूनिट आपको मिल रहा है। ऑलरेडी 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा तुर्बत में लगा हुआ है, सिर्फ आपने नेशनल ग्रिड में उसको शामिल करना है। कितनी देर लगती है, लेकिन आपने नहीं किया। क्योंकि अगर आपने, जो आखिरी बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर नकवी इससे जरूर मेरे ख्याल में बेहतर कमेंट कर पाएंगे, वो ये है कि आप मुझे बताएं कि ये सारा कुछ अगर हमने, दुनिया के असूल चेंज हो गए हैं, नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अगर हम चश्मा रहे और अमेरिका को ही अपना यार मानते रहे, तो फिर याद रखिएगा कि हम इस न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आगे डट के खड़े हुए, दुनिया में इज्जत उनको मिलती है जो आके खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान को इज्जत भारत के सामने जो है वो सरेंडर करने के लिए नहीं मिली, पाकिस्तान को इज्जत भारत की ठुकाई करने के ऊपर मिली है। ईरान को जो आज इज्जत मिल रही है, ये इस वजह से मिल रही है कि ईरान ने उनके ईंट से ईंट बजा के रख दिया, उनके 13 एयर बेसेस को घोस्ट टाउन बना दिया है। ऐसा कहना CNN का है, मेरा नहीं है। और इसी तरीके से इजराइल को नाको चने चबवा दिए, नॉन न्यूक्लियर पावर होके भी। आज इस वजह से ईरान की इज्जत है दुनिया में। तो पाकिस्तान को अपने कद काठ का ख्याल करते हुए खड़े होना चाहिए और इनका मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए। मैं एक और छोटी सी बात कर दूं, अमेरिका के ऊपर इन्हिसार, अमेरिका ने पाबंदी लगाई, BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दिया। जनीवा में उनकी लीडरशिप बैठी हुई है बीबी, जनीवा में जाओ क्यों नहीं पकड़ते? अगर ये फर्ज करें OBL बैठा होता तो क्या जनीवा के अंदर पकड़ा ना जाता? तो फिर आज वो दहशतगर्द बैठे हैं, उनके अकाउंट्स चल रहे हैं, उनको वीजे मिल रहे हैं, BYC के लोगों को वीजे मिलते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल होते हैं, उनके लिए उनकी वेबसाइट तक तो बंद नहीं होती
जिसके ऊपर रोजाना ये आदिल राजा जैसे भगोड़े जो गद्दार मुल्क हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ रोजाना झूठे पेपर जो है वो जारी करते हैं, बकायदा फेक पेपर GHQ के लगा के ये जारी करते हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता। क्यों नहीं पकड़ा जाता? कौन है पीछे? क्या उनके अकाउंट बंद होना कोई मुश्किल काम है? इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको ये करना हो तो आप कर सकते हैं, और ऐसा हमने किया भी अब्दुल्ला साहब। ऐसा तो नहीं कि हमने किया नहीं या हमने देखा नहीं और हमारे पास इसके सबूत मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि जब तीनों मुल्कों के दरमियान MOU साइन हो रहा है, कंसिडरिंग अब्दुल्ला साहब की बात जो वो ये कर रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं बहुत ही करंट तो इस्राएली वजीर का, तो वो तो एक बहुत ही अलग डायरेक्शन में जाता हुआ मैं नजर आता है। अब जब ये 3 फरीक हैं, 3 लोग हैं, और उसके अंदर से तीसरा मुल्क जो है वो बहुत ही अलग ऐलान ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह के मुकम्मल खात्मे के अलावा तो हम किसी दूसरी बात के ऊपर नहीं बैठेंगे और ना बात करेंगे जब तक उसका मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता, और जो एक कब्जे की ज़मीन है वो भी हम छुड़वाना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर। और अगर ये सारे पॉइंटर्स अभी भी हैं, अंडर डिस्कशन है, तो आपको क्या लगता है जो 19 तारीख की बैठक है वो कोई खातिर खां नताइज भी दे सकेगी या नहीं दे सकेगी? देखिए, एक बात जो है ना, एक उसको एक फार्मूले के तौर पे याद रखें कि ये जंग बंदी का मुआहदा हो रहा है, ये कोई दोस्ती का मुआहदा नहीं हो रहा। ये ज़हन में रहे कि ईरान के कहीं पे भी अमेरिका से दुश्मनी के खात्मे की कोई करारदाद साइन नहीं हो रही यहाँ। बिल्कुल ठीक। ये जो इस वक्त मौजूदा कैफियत है, इससे निकलने के लिए एक रास्ता निकाला गया है, वरना ये जो दुश्मनी है, ये अब्दुल्ला गुल साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये नजरियाती बुनियादों पे है। ये मस्जिदुल अक्सा का मसला है। ये यौमुल कुद्स मनाने के लिए जो पूरा एक दुनिया भर में ईरान ने सिलसिला शुरू किया था, उसके पीछे क्या था? किबले अव्वल की आजादी की बात है। फिर देखें, इस्लाम जो तागूत का तस्वर पेश करता है, ईरान का इस्लामी इनकलाब अधूरा रह जाएगा। अगर कुरान का असूल है कि खुदा के सामने सर बसजूद हो जाओ और तागूत के खिलाफ कयाम करो, बिल्कुल, तो ईरान आधा इस्लाम कबूल नहीं करेगा कि वो इसके सामने जो है वो तागूत के सामने और वक्त के इस नाम ने आज सुपर पावर कहें या इसको अब जो भी इस्तिलाह कहें, कुरानी इस्तिलाह में ये तागूत है, तागूत के खिलाफ कयाम। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर राशिद नकवी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, साबिक सफ़ीर हसन हबीब साहब बात कर रहे थे, और इसके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब बात कर रहे थे इस अहम मौजू के ऊपर, इस मुआहदे के हवाले से, इस MOU के हवाले से। लेकिन सबसे बेसिक जो नुकता था वो इसके अंदर लेबनान था कि लेबनान समेत जितने भी मुख्तलिफ महाजों के ऊपर अमरीका इसराइल की जानिब से फ़ौजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सबसे पहले आपने एक नंबर के ऊपर उनको पहले बनाए, और उसके बाद दूसरे जितने भी स्टेप्स हैं, चाहे वो उन तमाम मुंजमद असासों की बात हो, यूरेनियम अफजूदगी का मामला हो, बाकी जितने भी मैटर्स हैं वो उसके बाद आ रहे हैं। लेबनान के मामले के ऊपर ही अगर हम सिर्फ इसराइल की बात ही कर लेते हैं तो वहाँ से बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन की बातें, अलग डायरेक्शन की खबरें हमें नज़र में आ रही हैं। सो लेट्स सी कि आगे आने वाले वक्त में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है, क्या वाकई ही ये एक सेन MOU होता है जिसके अंदर तीनों फरीक बैठकर कोई अच्छा फैसला करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि दोस्ती तो होने जा नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ एक जंगबंदी की बात हो रही है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को केटर अभी इनिशियली किया जाता है, ये हम जब ये लोग बैठेंगे तो तभी जान सकेंगे। शो का वक्त वो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।